हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने माइनस आई की सीरीज याद कर ली होगी। अब हम लोग देखते हैं यार कि प्लस आई की क्या सीरीज होती है। प्लस आई के देखो बेटा, बहुत वैसे तो कम ग्रुप होते हैं, ऐसा कोई सीरीज नहीं है, बट जो भी थोड़ी बहुत सीरीज है उसकी हमको लिख लेते हैं प्लस आई ग्रुप को, और उसको देख लेते हैं कि प्लस आई ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा अच्छा प्लस आई वाला होता है, कौन थोड़ा कम प्लस आई वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्लस आई ग्रुप से। ठीक, और प्लस आई आपको तो पता है कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है, ठीक, उस कार्बन चेन से सपोज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन अटैच है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस सिस्टम में से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, माइनस आई ग्रुप। बट सपोज सेम ग्रुप एक इसकी जगह पे एक ऐसा एक्स ग्रुप कोई है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, मतलब इस कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा, पुश कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि प्लस आई ग्रुप क्या ऑर्डर क्या है और क्या क्या ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम देखेंगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देके लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लस आई ग्रुप्स। प्लस आई ग्रुप्स ये बड़ा ऑर्डर लिख रहा हूं मैं आपको, फिर समझाता हूं ऑर्डर। CH2 माइनस सबसे अच्छा प्लस आई, उसके बाद है हमारे पास NH माइनस, उसके बाद है हमारा अच्छा, और ये क्या बना दिया मैंने, उसके बाद है हमारे पास O नेगेटिव, मतलब कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर तो पहले से होता, एक नेगेटिव का मतलब क्या, एक लोन पेयर और आ चुका उसके पास। ठीक है, उसके बाद जो अच्छा है, उसके बाद ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद है हमारा 3 डिग्री कार्बन, सॉरी 2 डिग्री कार्बन बेटा, फिर 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद है हमारे पास नॉर्मल मिथाइल ग्रुप। ये हमारा प्लस आई का ऑर्डर होता है। ठीक, अब जस्ट अ मिनट, अब एक बात समझो बेटा कि CH2 नेगेटिव इतना अच्छा प्लस आएगा ग्रुप क्यों एज कम्पेयर टू NH2 नेगेटिव एज कम्पेयर टू O नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। एक बात समझो, कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा, सबसे कम। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की है ही नहीं, तो उसकी टेंडेंसी कैसे होगी इलेक्ट्रॉन को देने की। क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ में आता है। जब उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास नहीं खींचेगा, उल्टा अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अनगिनत पैसा है, बहुत सारा मिलियनर बिलियनर हो आप, तो आप लोग क्या करोगे, पैसा जाके मार्केट में डोनेट करोगे, लोगों को बांटोगे, दान दक्षिणा करोगे। वैसे ही अब कार्बन है, वैसे नाइट्रोजन इसके पास, तो देखो उसके पास 3 लोन पे आप बोलोगे। बट बेटा दिक्कत क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करने की पावर है, वो सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एक बात समझिए तो आप समझ सकते हो कि सर यहां तक तो क्लियर। ठीक, अब ये सर 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। बहुत सिंपल है। एक बात समझो, सपोज अपने पास एक कार्बन है जो कि इस तरीके से 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, और ये कार्बन किसी एक कार्बन चेन से अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन। सपोज वैसे 2 डिग्री कार्बन की बात करता हूं मैं, एक कार्बन है जो 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, और ये क्या हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया बेटा, है ना। वैसे 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, वो 2 हाइड्रोजन से अटैच हो बेटा और एक मिथाइल ग्रुप से अटैच हो, तो आप देख सकते हो कौन सा बेटा 1 डिग्री कार्बन है। और नॉर्मल हमारा मिथाइल ग्रुप जो आपका पास 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा, ये क्या है 0 डिग्री, या फिर आप इसको मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हो। अब एक बात समझो बेटा, देखो इस कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाले को, देखो ये भी प्लस आई का ग्रुप, ये भी प्लस आई का ग्रुप, ये भी प्लस आई का ग्रुप, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन होगा बेटा, ये 3 डिग्री वाला कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों कार्बन, ये तीनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करेंगे, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, तो ये तीनों प्लस आई शो करे, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। यहां पे बस 2 मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, तो ये कार्बन इसके रिलेटिवली थोड़ा कम रिच होगा, है ना बेटा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक CH3 मतलब एक प्लस आई शो करने वाला है, और यहाँ पे तो कोई भी प्लस आई शो करने वाला नहीं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन अगर मैं बोलूंगा तो कौन है बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकता है कहां पे बेटा? कार्बन चेन के अंदर। और इसलिए हमारा 3 डिग्री वाला कार्बन सबसे ज्यादा प्लस आई होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब एक इंसान X है, एक इंसान Y है, इसके पास 3 भाई हैं जो इसको चॉकलेट देते हैं, इसके पास बस एक भाई है जो इसको चॉकलेट देते हैं। तो मैं पूछूं कि चॉकलेट के मामले में सबसे अमीर कौन है? ऑब्वियस सी बात है X है। तो कोई गरीब को चॉकलेट देने की बारी होगी तो कौन सबसे इजीली चॉकलेट दे सकता है? ये X। क्यों? क्योंकि इसको चॉकलेट देने वाले कितने बैठे हुए? 3। वैसे ही बेटा यहाँ पे ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ये 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई दे रहे हैं, यहाँ पे बस 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक, यहाँ पे तो एक भी नहीं, इसलिए ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। चलो अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूं, एक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और वापस से अपन एक मस्त फेमस से एग्जांपल लेंगे अपना विनय सर वाला एग्जाम, फनी वाला। ठीक है, तभी हम लिखेंगे क्या? आइसोटोपिक इफेक्ट। अब आइसोटोपिक इफेक्ट में एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि जो पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखना कि एक्चुअल में वो क्या चीज है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं क्या बेटा? आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट इन प्लस आई ऑर्डर। बोलना क्या चाहता है बात समझिए। सपोज आपके पास एक है CH3, ठीक, एक ग्रुप है CH3। अब क्या करो, हाइड्रोजन को हटा के इसका एक आइसोटोप लगा दो ट्रिटियम। तो ये आपके पास एक है CD3 और एक D को हटा के लगा दो ट्रिटियम CT3। अब आप देख सकते हो कि सबके सब 0 डिग्री कार्बन है, बिकॉज वो किसी कार्बन से अटैच नहीं है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम अटैच है, यहाँ पे 3 ट्रिटियम अटैच है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के ये 1 होता है, ड्यूटेरियम कितना होता है? 1 2 होता है, ट्रिटियम 1 3 होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे हैवी आइसोटोप कौन है हाइड्रोजन का, तो वो हो जाएगा ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 उसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आता है आपको? अब इसको हम आइसोटोप बोलते हैं, ये तो आपको पता ही आइसोटोप होते हैं, है ना। तो अब बात ये आती है कि यार अगर मेरे को पता करना है कि CH3, CD3 और CT3 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई का ग्रुप कौन सा है, तो पता कैसे करें यार? बड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है ना बेटा, यहाँ पे ये कार्बन 3 ड्यूटेरियम से अटैच है, और यहाँ पे ये कार्बन 3 ट्रिटियम से अटैच है। अब दिक्कत तो ये हो रही है कि हमको तो पता ही नहीं कि भाई कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में अब कंपेयर कैसे करें कि भाई कौन सबसे ज्यादा प्लस आई का ग्रुप है, CH3, CD3 या CT3। ठीक है, आपको मैं ऑर्डर बता देता हूं, प्लस आई का ऑर्डर। प्लस आई का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ऑर्डर होता है हमारे प्लस आई का ऑर्डर, ध्यान रखना, ये होता है हमारे प्लस आई का ऑर्डर होता है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात समझो, यहां पे विनय सर है, यहां पे विनय सर खड़े, ठीक है, यहां पे विनय सर है। एक केस फर्स्ट वाला केस है जब विनय सर यहां पे, एक सेकेंड वाला केस है जब विनय सर यहां पे। ठीक, समझ में आएगा? सपोज विनय सर ने अपने हाथ से एक बंदे को बांध के रखा हुआ है रस्सी से, एक थ्रेड से, एक रस्सी से विनय सर ने एक बंदे एक्स को बांध रखा है, और सेकंड वाले केस में विनय सर ने एक बंदे वाई को बांध रखा है। ठीक, जो पहला वाला केस है उसमें जो बंदे एक्स को मैंने बांध के रखा अपने हाथ से एक थ्रेड के थ्रू, वो उसका वजन है कुछ 1 kg उसका वजन है, बहुत हल्का फुल्का, मतलब एकदम कांडी सा, एकदम पतला सा, एकदम हड्डी निकली हुई है, मतलब एकदम मरियल टाइप का लड़का है। 1 किलो का लड़का, आप सोच सकते हो कितना पतला होगा, है ना बेटा। सेकंड वाले केस में जो वाई है वो कितना बेटा 10 kg का, मतलब कि रिलेटिवली 10 टाइम्स हेवियर, मतलब कि थोड़ा हैवी है उससे। तो एक बात बताओ मुझे कि किस वाले केस के अंदर मैं सबसे ज्यादा इजीली उस बंदे को मैं अपने ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूं। आपने वो देखा है वो गेम यो, उसमें क्या होता है, हम लोग इस तरीके से फेंकते हैं ना बेटा, तो फेंकते हो तो कितना दूर फेंक सकते हैं। सपोज एक केस है जिसमें वो यो 1 किलो का है, दूसरा केस में 10 किलो का यो। एक बात बताओ, 10 किलो वाले योयो को ऐसे दूर फेंकना और वापस से खींचना, मतलब वो वाइब्रेट करना, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। आप किस वाले केस में योयो को सबसे दूर फेंक सकते हो? 1 kg वाले केस में। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो तो किस वाले केस में अगर मैं लड़के को ऐसे पकड़ के हिलाना चाहूं, उसको वाइब्रेट करना चाहूं,
तो किस वाले केस में मैं सबसे दूर भेज सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है 1 kg होगी, उसका वजन कम है तो उसको मैं ज्यादा वाइब्रेट कर सकता हूँ, ज्यादा दूर थ्रू एंड फ्रो मोशन कर सकता हूँ उसके साथ, है ना बेटा। तो बेटा अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी डिस्टेंस इतनी है, अगर इसकी डिस्टेंस इतनी है तो 10 kg वाले की डिस्टेंस कितनी होगी? उसको मैं ज्यादा दूर तक फेंक सकता हूँ क्या? नहीं, उसको मैं ज्यादा दूर तक फेंक ही नहीं सकता, उसको मैं बस यहाँ तक फेंक सकता हूँ, अपने पास तक फेंक सकता हूँ, जो 10 kg वाला है। तो ज्यादा दूर तक मैं किसको वाइब्रेट कर सकता हूँ? अपने हाथ से ऐसे रस्सी से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। 1 किलो वाले को, उसका वजन कम है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, है ना, ज्यादा उसको दूर तक खींच सकता हूँ, मैं दूर तक फेंक सकता हूँ। बट अगर आप यहाँ देखो 10 kg वाले केस में, उसको मैं दूर तक फेंक ही नहीं सकता, दूर तक खींच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना हैवी है ये, इतना हैवी है कि भाई उसको इतना वाइब्रेट करना, उतना वाइब्रेशन करना क्या है? पॉसिबल नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं ये डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलता हूं, अगर इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलता हूं, तो मुझे बताओ कि किस वाले केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें लाइटर बंदे को मैं फेंक रहा हूं उस वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि उसी केस में मैं उसको उतना दूर फेंक सकता हूं। अगर उस वाले केस में, जो 10 किलो वाला केस है, मतलब हैवी वाले केस, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? कम होगी। इतना समझ में आता है आपको? बस अब आपको यही चीज यहाँ पे लगानी है। अब एक बात समझो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में सबसे ज्यादा हैवी कौन है बेटा? ट्रीटियम। तो ट्रीटियम वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। मतलब अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाता हूं, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ये है, तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड ये होगा, और कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड लेंथ कुछ इतना होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 और ट्रीटियम का एटॉमिक मास 3। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप का मास बढ़ रहा है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज इनका वाइब्रेशन कम हो जा रहा है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि एक एटम जितना ज्यादा हैवी होता है, उसका वाइब्रेशनल मोशन उतना कम हो जाता है। तो उसके वाइब्रेशनल मोशन कम होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ठीक, अब अगर इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई बेटा, तो एक बात समझो कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हाइड्रोजन की, वो इतने डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पे ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने डिस्टेंस पे होगी, ट्रीटियम की इतने डिस्टेंस पे होगी। तो एक बात समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस वाले केस के अंदर, अगर किस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पास में है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जहां बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, जहां बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, उस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? मिनिमम होगी। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है बेटा? मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या बेटा? मिनिमम बॉन्ड लेंथ है। ठीक है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, ये बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। अब बात समझो, ये बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कार्बन के पास ज्यादा होगी। अब कार्बन के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा, उतना ज्यादा कार्बन किसी दूसरे कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा याद रखना कि जो सीटी बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो ट्रीटियम सबसे ज्यादा हैवी होता है। इसी वजह से CT3 के अंदर कार्बन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से हमारा जो CT3 है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लस आई का ग्रुप होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, और फिर CD3 फिर CH3। तो हमेशा याद रखना है हमको कि CT3 वाले केस के अंदर, CT3 वाले केस के अंदर हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि CT3 वाले केस के अंदर CT बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, और बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम छोटी होने की वजह से इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर सकते हो। इसलिए CT3 वाले केस में क्या होता है बेटा? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। इसी वजह से वो हमारा स्ट्रॉन्ग प्लस आई का ग्रुप होता है एज कंपेयर टू CH3। तो यही हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट है, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। आप लोग इस तरीके से लिख देंगे। पहले तो आप ये लिखोगे इस तरीके से मास का ऑर्डर, और आप हिंदी में इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन लिखना है लिख लो कि ट्रीटियम सबसे ज्यादा हैवी होता है, सिंस ट्रीटियम इज द मोस्ट हेवीएस्ट आइसोटोप अमंग ऑल 3 आइसोटोप, है ना बेटा। इसी वजह से उसका वाइब्रेशन क्या होता है? सबसे कम, और वाइब्रेशन सबसे कम होने की वजह से हैवी मास, वाइब्रेशन कम। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन ट्रीटियम की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है। अब बॉन्ड लेंथ मिनिमम होने के पास ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डेंसिटी होती है। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब इस वाले केस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है
तो Ct3 जो हमारा मॉलिक्यूल है, Ct3 जो हमारा ग्रुप है, उसकी प्लस आई की जो टेंडेंसी है, उसकी प्लस आई की जो एबिलिटी है, वो इन दोनों से क्या होगी बेटा, ज्यादा। ठीक है, और CD3 और CH3 में वही सेम एक्सप्लेनेशन, बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू दिस, तो बॉन्ड लेंथ कम तो कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या होगा बेटा, ज्यादा प्लस आई का ग्रुप होगा। तो ये जल्दी से आप नोट कर लो, इसको अपने वर्ड्स में प्लीज लिख लेना। ठीक, आपको क्या लिखना है मैं बताता हूं। देखो बेटा कि ट्रीटियम सबसे ज्यादा हैवी होता है, इसके वजह से उसके वाइब्रेशनल मोशन सबसे कम होते हैं। अब वाइब्रेशनल मोशन सबसे कम होने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है कार्बन और ट्रीटियम वाली, और कार्बन ट्रीटियम की बॉन्ड लेंथ उन तीनों में सबसे ज्यादा छोटी होने की वजह से कार्बन ट्रीटियम वाले केस में कार्बन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो कार्बन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो कार्बन है Ct3 वाले केस में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई का ग्रुप होता है एज कंपेयर टू CH3 एंड CD3। इसी वजह से जो ऑर्डर है हमारा प्लस आई का, वो हमको मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से छाप लो बेटा। आई होप आप लोगों ने छाप लिया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यार कि ये जो हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो यार उसका यूज क्या है लाइफ में, मतलब हम लोग भाई क्या करना क्या चाहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ तो लिया हमने कि होता क्या है, किस तरीके से कंपेयर करना, बट यार इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो अभी हम वही पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, जो लिखना है लिख लो बेटा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। देखो पहला एप्लीकेशन होता है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। सेकेंड होता है टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये सब क्या होता है, ये सब इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लें, अभी तो बस हेडिंग डाल रहे। ठीक है, ये दो आपको लग रहा होगा इतने छोटे छोटे से एप्लीकेशन, नहीं बेटा, ये बहुत डीपली बता रहा हूं मैं आपको, इसमें इतने एग्जाम्पल आने वाले हैं, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब उसमें बात आती है कि इंटरमीडिएट होते क्या है, इंटरमीडिएट होते क्या है। चलो देख लेते हैं इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं देखते हैं। अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालेंगे कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, पहले आप मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, वो डेफिनेशन लिखोगे, फिर मैं उस डेफिनेशन का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो। इंटरमीडिएट्स आर दोज मॉलिक्यूलर स्पीशीज, intermediates are those molecular species which are formed during the reaction and they are destroyed before completion of reaction मतलब रिएक्शन के बीच में बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन हमने लिख दी कि इंटरमीडिएट्स आर दोज मॉलिक्यूलर स्पीशीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है टेक्निकल वाली, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट्स आपने डेफिनेशन लिख ली है। अब इंटरमीडिएट्स में जो हमको पढ़ने, जो इंटरमीडिएट्स, वो सारे इंटरमीडिएट्स की हेडिंग डाल देते हैं, फिर एक एक करके इंटरमीडिएट्स को डीपली डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं वो सारे लिख लो बेटा। पहला टाइप का इंटरमीडिएट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कार्बोकैटायन। ये सारी चीजें मैं बस अभी हेडिंग लिखा हूं, मतलब कि ब्लूप्रिंट है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले। पहला कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, उसके बाद फ्री रेडिकल, उसके बाद है आपके पास कार्बन आयन। ठीक, उसके बाद है हमारे पास कार्बीन, उसके बाद है कार्बिन्स, उसके बाद है हमारे पास नाइट्रीन्स, बहुत इंटरेस्टिंग है बड़ा ये सारे के सारे, और उसके बाद है हमारे पास बेंजाइन। ठीक है बड़ा,
ये हमारे पास टोटल 2 4 6 इंटरमीडिएट हमको पढ़ने हैं। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना हम सीखेंगे किस तरीके से, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह वगैरह सबसे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट से इन सबकी स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी सीखनी है, तो ये जल्दी से लिख लो। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं क्या इंटरमीडिएट होते क्या है। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको बताता हूं कि इंटरमीडिएट होते क्या है। सपोज एक रिएक्शन है, उसमें क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, उसमें ए रिएक्शन, उस रिएक्शन में ए क्या है, एक रिएक्टेंट है। उस रिएक्शन में क्या होता है, ए कन्वर्ट हो जाता है सी के अंदर। बट रिएक्शन एक स्टेप में नहीं जाती, क्या होता है कि पहले ए कन्वर्ट होता है बी में, फिर बी कन्वर्ट होता है डी में, फिर डी कन्वर्ट होता है बेटा सी के अंदर। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन में ये बी बना और ये डी बना, पर रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले बी और डी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। क्योंकि जब तक ये बेटा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, जब बी डी में कन्वर्ट होगा तो बी तो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना बेटा, तो बी तो खत्म हो गया, बट रिएक्शन में बना ना वो। वैसे देखो बेटा डी, अब डी क्या हुआ, डी बेटा सी में कन्वर्ट हो गया, बट डी डिस्ट्रॉय होगा तभी तो सी बनेगा बस। तो इसी बी और डी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट्स। मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन के बीच में बनती हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पहली चीज पढ़ेंगे वो है बेटा क्या, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, कार्बोकैटायन क्या होता है, कैसे बनता है और उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। ठीक है, उस नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। कार्बोकैटायन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये, तो हम लोग कार्बोकैटायन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल इतना बहुत है। आइसोटोपिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।